काफ़ी लंबे समय बाद हो रहा है। मैं सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बैठे हैं हमारे हेडक्वार्टर स्टेट सेक्रेटरी मदन प्रेमी जी और जिला शिमला के प्रधान ताराचंद जी, योगेश जी और हमारे कुछ साथी। आज की इस वार्ता में ज़्यादा फोकस हमारा अपने डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग पे रहेगा और कुछ कर्मचारी और विभागों के मुद्दे भी इसमें हम जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा, हमारा जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बना है, जिसके ऊपर बड़ा गतिरोध भी बना है। 2 अप्रैल को इसकी अधिसूचना हुई थी, जैसा आप सबको पता है, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की। और ये भी आपको मालूम है कि 3 तारीख को दूसरे दिन हमारी हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के साथ जो है बड़ी विस्तृत एजेंडा बैठक हुई थी। 35 और 11 46 सूत्रीय मांग पत्र पे चर्चा हुई थी, जिसमें हमने अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की थी और जिसमें ज़्यादातर मुद्दे शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी हित के मुद्दे थे कि शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाए। और जो चुनौतियां जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, जिस तरह से हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं, हमारी पोस्टें ख़त्म हो रही है और हमारे स्कूलों से बच्चों का पलायन हो रहा है और हमारे जो समाज है, हमारा जो कम्युनिटी है, पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनका सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षण कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। इन सबको ऊपर भी हमने मंथन किया था और एक विस्तृत रिपोर्ट हमने निदेशक महोदय जो हमारे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन आशीष कोहली जी, उनसे मैंने अभी भी निवेदन किया कि उसकी रिपोर्ट आप सरकार को भेजें, जो हमारे एजेंडे डिस्कस हुए, ताकि हम सरकार स्तर पे बात कर पाए। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार शिक्षा मंत्री से मैं मुलाकात कर रहा हूं और शिक्षा सचिव से भी मिला हूं, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले और हमने उनसे एक बैठक के लिए कुछ एजेंडे को डिस्कस करने के लिए टाइम मांगा। आज भी मैंने मुख्यमंत्री को सुबह एक लिखित में दिया है कि हम आपसे कुछ मुद्दों को के ऊपर चर्चा करने के लिए समय चाह रहे। तो एक गतिरोध जो स्कूल ऑफ एजुकेशन जो भी बना, जिसके अंदर एक उसका जो स्ट्रक्चराइज जिसको किया गया, हालांकि सभी संगठनों ने इसका समर्थन किया था, एक पीटीएफ को छोड़ के। देखिए, मैं पहले बड़ा क्लियर बताना चाह रहा हूं, ये जो आज की प्रेस वार्ता है ना तो किसी के पक्ष में है ना किसी के विरोध में है, इसको कोई अन्यथा ना ले। मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड होता है, जहां सरकार गलत होती है मैं सरकार को भी बोलता हूं, चाहे मुख्यमंत्री बहुत बार मेरे से नाराज हुए होते भी है। जहां मुझे लगता है कि हमारे संगठन के लोग या हमारे अपने लोग हैं, वहां किसी भी पे हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तो हम उस बात को भी बड़ा खुल के बोलने में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो सिस्टम को एक समाज जो है एक बड़ा आदर्श सिस्टम मानता है कि बच्चों को एक राष्ट्र के लिए बच्चों को तैयार करना, नई दिशा देना, वो सारा काम शिक्षक के पास है। इसलिए हमारी भूमिका और बढ़ जाती है और इसलिए मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूं अपनी बात को। जो हमारा स्कूल सिस्टम बना, मैं इससे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूं इस प्रेस वार्ता में कि 2003-4 में एक स्कूल शिक्षा के ढांचे में बदलाव हुआ था। उसमें एलिमेंट्री और सेकेंडरी हायर एजुकेशन को रखा गया था। उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन बना था और उसके नीचे बने थे डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो ढांचा हमारा था। पर हम 2003-4 से लगातार इस बात को रख रहे थे, अभी तक 2025 तक 23 साल तक हम लगातार ये बात करते रहे कि आपने डायरेक्टरेट को एलिमेंट्री और सेकेंडरी बना दिया, पर लेकिन जो हमारा असली क्षेत्र है काम करने का, वो है हमारा स्कूल, बच्चे जिनके लिए काम कर रहे हैं। वहां ये सिस्टम नहीं बन पाया था, वहां पर वही सिस्टम चला हुआ था। टीजीटी 6ठी से 10वीं तक पढ़ाता था, मिडिल स्कूल हमारे डायरेक्टर एलिमेंट्री के पास होते थे, हाई स्कूल हमारे जो है वो डायरेक्टर हायर के पास होते थे। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, अभी मैं 3-4 बार दिल्ली जाना हुआ मेरे को, न्यू दिल्ली टीसी प्रोग्राम में। उसमें हमारे राकेश कंवर जी जो शिक्षा सचिव थे, वो थे, एसपीडी थे, मैं भी उनके साथ था 2-3 बार। तो उसमें हमारे जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय कुमार जी ने 3 बार बोला इस बात को कि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहां 2-2 डायरेक्टरों से बात करनी पड़ती है, कोई सिस्टम ही नहीं है कहते एजुकेशन का हिमाचल के अंदर। तो ये बात हमारे लिए भी बड़ी शर्म की थी कि अगर किसी से बात करनी हो तो कभी डायरेक्टर हायर से बात करनी पड़ती है, डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात, और स्कूल सिस्टम है ही कोई नहीं है हिमाचल के अंदर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। बीच में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंदर भी प्रावधान रखे गए 2020 में कि भाई एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये मांग हमारी बड़ी पहले से थी कि एक स्कूल ढांचे को, जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स है, कॉन्वेंट स्कूल्स है,
हमारे प्राइवेट स्कूल्स है, हमारे सेंटर स्कूल्स है, हमारे आर्मी स्कूल्स है, हमारे नवोदय स्कूल्स है, उस आधार पे हम इसको इतना मजबूत सिस्टम को करें ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स का ढांचा है वो धराशायी हो जाए और अभिभावक पेरेंट्स हमारे सिस्टम के ऊपर विश्वास करें। ये हमारी मांग भी थी, पर हमारी इस मांग के पीछे किसी वर्ग विशेष को आहत करने का कोई भी उद्देश्य ना है, ना था, ना रहेगा। उसमें हमारे हर वर्ग के टीचर्स हमारे पास, प्राइमरी के शिक्षक भी है, जेबीटी भी है, हमारे ऊपर सीएनबी भी है, टीजीटी है, लेक्चर्स है। हमारे लिए हर टीचर इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी हर बैठक में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलता हूं कि जो जेबीटी शिक्षक है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी शिक्षा की। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। पर लेकिन अगर मैं एक बात और आपके साथ जोड़ लूं कि हम आइसोलेशन में कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम अलग काम करेंगे, दूसरों के साथ जोड़ के हम काम नहीं करना चाहते, कोई आदमी हमारी बात को ना माने, तो मुझे लगता है कि वो उससे जो है हम कमजोर हो रहे हैं। और शायद ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो स्कूलों में इनरोलमेंट घड़ी है ना, आज सरकारी स्कूलों में क्यों हमारी पोस्टें खत्म हो रही है, इसके ऊपर हम सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं एक मैसेज आज पूरे शिक्षक समाज को भी देना चाह रहा हूं। मेरे पे लगातार प्रेशर है कि हमारी 436 पोस्टें टीजीटी की रेशनलाइजेशन हो गई, पता नहीं कैसे कैसे हमने रुकवाई और रुकी, फिर कुछ लोग उसमें ज्वाइन भी कर गए, फिर उनको अब जो ज्वाइन कर गए, शरीफ लोग थे बेचारे, वो ज्वाइन कर गए, अब वो बड़े दूर दराज के क्षेत्रों में चले गए। कुछ लोग जो है कैंसिल हो गए, वो उनको अपना स्टेशन मिल गया, अब वो ट्रांसफर भी नहीं करवा रहे, एडजस्टमेंट करवा रहे। तो उसमें हो क्या रहा है, वो पोस्टें रेशनलाइजेशन हुई क्यों, हमारी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट घटी। और जब बच्चे नहीं है तो पोस्टें तो पीटीआर के ऊपर रहेगी, तो उसमें हम सरकार को बाध्य भी नहीं कर सकते। वहां सरकार अपनी जगह सही है, देखिए उसमें सरकार का स्टैंड सही है, उसमें सरकार को गलत भी नहीं बोल सकते। पर अब बात एक आती है कि हमने अभी माननीय मैंने 3 दिन पहले लगातार मैं इस बात को लेकर चर्चा में हूँ, शिक्षा मंत्री से मैंने बात की कि आपने फिर से बड़ा अच्छा पहल की है। हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद पहले भी करते थे, आज भी इस मंच से कर रहा हूं कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को आपने बनाया, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होना और ना होना चाहिए। ये भी बड़ी स्पष्ट बात मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूं। हम इस उद्देश्य में नहीं है, अगर किसी वर्ग के साथ उसको लग रहा है कि हमारे साथ नुकसान हो रहा है तो सरकार उसको सुने, उसके साथ बैठे, उसके साथ वार्तालाप करे। ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, इसमें सबकी बात को सुना जाना चाहिए। लेकिन हम ये बोले कि हम तो किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, हम अलग थलग रहेंगे, हम अलग शिक्षा का ढांचा को चलाएंगे, उस तरह से चलने वाला वक्त बदला है। वक्त की स्थितियों के साथ हम सबको बदलने की आवश्यकता है, हमारी जिम्मेवारियां भी बदल सकती है। सरकार हमें अगर तनख्वाह दे रही है तो हमारे से सरकार काम लेगी, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे हमारे को काम नहीं करना चाहिए हमें। पर लेकिन जहां हमारे राइट्स खड़े होते हैं वहां सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूं कि ये चीजें सरकार को देनी चाहिए, वो हमारे को बोलना है, उसको हम जरूर बोलेंगे, अभी बोलूंगा। पर अब बात क्या हुई है कि हमने एक बात अभी जो मांग की है उसमें यह है कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन आपने बना दिया, लेकिन वहां से नीचे आप 2 अप्रैल के बाद नहीं उतर पाए। असली जो कड़ी है वो है हमारा स्कूल, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम पूरा खर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, वहां तो हम पहुंच नहीं पा रहे। लड़ाइयां तो हमारी ऊपर चल रही है, पहले भी ऊपर चली 13-23 साल तक, अब फिर ऊपर चलेगी। हमने करना क्या है, मैंने उनको एक प्रपोजल दी है, फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि डिप्टी डायरेक्टर लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर स्कूल तक हमारे को सिस्टम को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। हमने उनको बोला कि डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे आपको 3 डिप्टी डायरेक्टर की पोस्टें हमारे पास है। हमने ये मांग की है, लिखित में मैंने दिया है कि हम एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट को खत्म करके उसको ज्वाइंट डायरेक्टर आप बना लो, उसके नीचे 2 डिप्टी डायरेक्टर आ जाएंगे, एक जो है स्ट्रीमलाइन सिस्टम हो जाएगा, कड़ी बन जाएगी, ताकि वहां पर जो है उसको एक पकड़ बने, एक जगह वो व्यवस्था होगी तभी काम चलेगा। एक डिप्टी डायरेक्टर यहाँ होगा, दूसरा वहां होगा, तो वो कड़ी वहां से आगे ब्लॉक लेवल तक नहीं जाएगी, वहां चेन खत्म हो जाएगी। अब ब्लॉक लेवल पे भी हमारे को बीपीओ, हमारे एक प्रिंसिपल होता है पहले से बना हुआ है, वो किसी एक स्कूल में बैठता है, वो स्कूल भी चलाता है, उसको इंडिपेंडेंट करने की आवश्यकता है। जो बीपीओ है उसको ब्लॉक लेवल पे बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ हम एक अपने जो हमारे भाई है, जेबीटी भाई है, उनकी एक पहले से प्रमोशन चैनल है। मैंने फिर कहा कि जेबीटी का कोई भी प्रमोशन चैनल बाधित नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। उसमें बीपीओ का चैनल उनका है, वो ब्लॉक लेवल पे रहता है, वो एज इट इज वहां पे रहना चाहिए। हम उस बात को फिर दोहरा रहे, और वो दोनों प्रिंसिपल और बीपीओ मिलके ब्लॉक लेवल की कड़ी को चलाएंगे। उसके नीचे का जो यूनिट है वो है असली हमारा, जहां पे हमने काम करा, प्रोडक्टिव यूनिट जो है, जहां से हमने देश का निर्माण करना है, भविष्य तैयार करना, वो है स्कूल। वहां पर जब तक 1 से 12वीं तक वो सिस्टम इकट्ठा नहीं होगा, मैंने कल भी शिक्षा मंत्री को कहा है, परसों भी कहा है कि भाई तब तक हम, मैंने सचिव साहब से भी ये बात की है कि आप यहां तो लड़ते रहो जितना मर्जी, अगर जब तक अभी तक आपने स्कूल पे तो कुछ भी नहीं किया, स्कूल पे तो वही सिस्टम चल रहा है आपका,
स्कूल में तो प्राइमरी यूनिट अलग चल रहा है, अपर का यूनिट अपर चल रहा है, उससे कोई फर्क फायदा होने वाला नहीं है। हमारा असली उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि तीसरी चौथी पांचवी क्लास को एक्सपर्ट टीचर हमारे आए। प्रिंसिपल का रोल ये रहना चाहिए कि प्रिंसिपल को इतना सशक्त किया जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, कॉन्वेंट स्कूल में होता है, नवोदय स्कूल में हम बड़ा विश्वास करते हैं, सेंट्रल स्कूल में जाते हैं, कि वहां पर हो सकता है कि प्राइमरी का टीचर सारे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं हमारे पास, सारे पढ़े लिखे, पीएचडी, ऐसा नहीं है प्राइमरी में सब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मैक्सिमम लोग उसमें एमए और एमफिल के लोग मिलेगा आपको। जिसका सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है तो प्रिंसिपल उससे छठी सातवीं आठवीं 10वीं क्लास के लिए भी उसको एक एज ए मॉडल उसको जो है वो लेसन डिलीवर करने के लिए उसको दे भेज सकता है जहां क्लास खाली है। अगर हमारे पास थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास में मैथ के लिए जरूरत है तो वहां टीजीटी भी जा सकता है। हमें मिलके काम करने की, एज ए टीम काम करने की जरूरत है। एक बात आई थी बीच में, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सरकार ने एक बात तो कही कि हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं स्कूलों में, पर वो वहीं तक खत्म हो गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया वो। पर वो तब होगा जब एक छत के नीचे हमारा एक यूनिट आएगा, उसकी हम पहल करें, मैं ये कहना चाहता हूं। और उसमें हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार को हर वर्ग से वार्ता करनी पड़ेगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ये सिस्टम शुरू हुआ, हमारे एक वर्ग ने जो है प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने उसको विरोध किया, स्ट्राइक किया, फिर सरकार एडामेंट हो गई। होना क्या चाहिए था, सरकार को उनसे डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए। हम दूसरा पक्ष भी बोल रहे हैं, सरकार भी गलत कर रही है, सरकार बात करे, बात का रास्ता निकाले। उस वर्ग, हर वर्ग को सेटिस्फाई करना सरकार का काम है कि क्या सही है क्या गलत है। जब उन तक ये बात जाती, शायद उनको बुलाया जाता बैठक के लिए, प्रॉपर चैनल में बात होती, तो वो लोग भी इस बात को समझते, उनको समझाया जाता कि आज के परिप्रेक्ष्य में कंपोजिट स्कूल सिस्टम का क्या फायदा है और क्या जरूरत है और क्यों होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, मैं उन साथियों को भी ये कहना चाह रहा हूं, आने वाले 5 साल में सरकारी तंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा, सरकारी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट शिक्षा है वो इतनी महंगी हो जाएगी जिसको अफोर्ड करना हर जो आम व्यक्ति है उसके लिए जो है पॉसिबल नहीं रहेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैंने आपको कहा इस बात को लेकर हम बड़े दृढ़ है। इनरोलमेंट को बढ़ाना, कम्युनिटी का विश्वास जीतना, ये आज के डेट में टीचर्स की सबसे बड़ी चुनौती है। हम सबको सपोर्ट लेके चल रहे हैं। पीटीएफ जो हमारा एक बहुत बड़ा धड़ा है, बहुत बड़ा संगठन है, हम उनके साथ भी है, उनके साथ हमारी संवेदना है। जो सस्पेंशन हुई है, जो टीचर सस्पेंड की है, उनको सरकार बहाल करे, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और वहाँ सारे बड़े क्वालिफाइड टीचर्स है। एक और मांग उनके लिए मैं इस मंच से करना चाह रहा हूँ, उनकी जो जेबीटी से टीजीटी की प्रमोशन होती है 15% पे, उसके बाद सीएनबी से टीजीटी की होती है 10% कोटे में, और हमारे पास 37% जो है बैच वाइज प्रमोशन होती है। तो हम बोलते हैं बैच वाइज तो लोग 40 साल में लगते हैं, तब तक वो लोग भूल जाते हैं। तो उसके बजाय इनकी जो प्रमोशन चैनल है जेबीटी से 15% की जगह 30% कर दिया जाए, स्टैग्नेशन खत्म हो जाएगी। देखिए ये चीजें डायलॉग से आएगी। जब इनकी प्रमोशन को हम 15 से सीधा ही 30% पे ले जाएंगे तो ये जो भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं फटाफट ये जेबीटी से टीजीटी आ जाएंगे, जेबीटी में नए लोग आते रहेंगे, एक सिस्टम चलता रहेगा, किसी को कोई नुकसान होने वाला उससे नहीं है। तो ये भी हम एक इस मंच से मांग कर रहे हैं कि ऐसा हो। जो हमारी शिक्षा मंत्री जी से हमने और बड़े मुद्दे उठाए हैं इसको लेके, एक तो ये कि सिस्टम को आप ग्रास रूट तक ले जाए, जितना जल्दी आप कर पाएंगे उसका फायदा बच्चों को होना चाहिए। अन्यथा डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन फट्टा लगाने से हमारे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से ये बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरा 26 साल का संगठन का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से शिक्षा मंत्री देखे, बहुत से मैंने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, मैंने डायलॉग किया है, हमने मुद्दे उठाए हैं। लेकिन रोहित ठाकुर जी जो बहुत जुझारू है और बड़े दिल से बातों को लेते हैं, बड़े इमोशनल है और चीज़ों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन करने का प्रयास भी किया है और ये हर चीज़ को सुलझाने में अपने भूमिका जो है उसमें अदा करते हैं। इस बात को लेके हम इनकी ज़रूर तारीफ करते हैं। लेकिन इनसे हमने फिर भी निवेदन किया है कि प्रमोशनें जो है वो काफ़ी समय से नहीं हो रही है हमारी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको मैं बड़े जिंदगी से उठा रहा हूँ, वो है प्रिंसिपल 2017 के बाद जो प्लेसमेंट पे चले। सर आज 2025 हो गया, 2017 से लेकर 2000 प्रिंसिपल हमारे जो रेगुलर ही नहीं हुए अभी तक, जिनको कुछ मिला ही नहीं हुआ। पहले 1300 प्रिंसिपल थे, उनकी जो है वो डीपीसी हुई, सारी विजिलेंस क्लियरेंस हुई, फिर 700 की और हुई, पहले 21 तक के थे, फिर 21 से 23 के किए गए, टोटल संख्या 2000 है। उसमें मुझे लगता है कोई हिच नहीं है, 1% हिच नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर निकलने हैं। हमने सचिव शिक्षा को भी कहा कि 2000 प्रिंसिपल जो नियमित होने हैं, इसमें से लगभग 1400 तो रिटायर भी हो गए। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं इस बात को, कुछ नहीं मिला बेचारों को। इनको तुरंत प्रभाव से जो है नियमित किया जाए और बाकी की जो पदोन्नतियां हैं, इस बात को लेके माननीय शिक्षा मंत्री ने मुझे कल भी आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी
जेबीटी से टीजीटी, सीएनबी से टीजीटी की प्रमोशन, टीजीटी से हेडमास्टर की प्रमोशन, टीजीटी से लेक्चर की प्रमोशन, लेक्चर से जो है आपके हेडमास्टर की प्रमोशन और हेडमास्टर से प्रिंसिपल की प्रमोशन जो है 2 महीने के अंदर करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है अगर शिक्षा मंत्री जी इस बात के ऊपर दृढ़ संकल्प है तो जल्दी ही हमारी जो प्रमोशनें हैं वो हो जाएगी और इस बात को हम लेके चले हैं। रेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे पास। आपने देखा अभी एक कोने से दूसरे कोने में टीचर्स को फेंका गया, बड़ी परेशानियां हुई टीचर्स को। मैं उसमें एक बात कह रहा हूं, हम ये नहीं बोले कि रेशनलाइजेशन ना हो। देखिए हम खुद कमजोर है। अगर हमारा डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन नीचे तक आ जाएगा, हम यूनिफाइड सिस्टम में आएंगे तो हमारी प्रमोशनों की रेशनलाइजेशन अपने आप रुक जाएगी, युक्तिकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो संख्या बढ़ जाएगी और क्लासेज जो है वो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की हो जाएगी, तो हम उसमें टीचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इस बात को लेकर एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर ने भी कहा कि भाई अगर ये सिस्टम अच्छे से चल पड़ेगा तो आपकी पोस्टें भी कोई खत्म नहीं होगी और मुझे लगता है फिर ये अवश्य ही स्थिति में हमारे को फायदा होगा। पर अगर अभी हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि पीटीआर पे होती है और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पीटीआर है वो जो एनईपी के तहत नई पीटीआर तय हुई है भारत सरकार के तहत, उसको आधार बनाया जाए। और जब रेशनलाइजेशन होगी युक्तिकरण में कम से कम मैंने कहा टीचर से 3 स्टेशन तो मांग दिए जाए उसके नियर बाई के। उसकी क्या कसूर है? उसको क्यों आप शिमला वाले को, रोड वाले को आप उधर क्या कहते हैं उसको तीसा भेज रहे हैं? मैं तीसा जाके आया हूँ, आपको पता है शिमला तीसा कितना पहुंचना पड़ता है। एक किन्नौर के आदमी को तीसा भेज दिया तो उसकी क्या मनोदशा होगी? तो इस स्थिति से बचने की आवश्यकता है। ये हमने एक मांग की है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के ऊपर मुझे बोलना है, ये सभी कर्मचारियों की पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को सरकार ने निरस्त कर दिया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले 5 साल की होती थी, फिर 3 होगी, 2 भी होगी, फिर 2 बार नियमित होते थे, फिर 1 बार कर दी, अब ये पॉलिसी निरस्त होगी। जब ये पॉलिसी निरस्त हुई तो सरकार ने कोई विकल्प नहीं रखा सामने। आप विकल्प तैयार करते, लगभग हमारी 2100 जो अपॉइंटमेंट होनी शिक्षा विभाग में भी होनी थी वो भी रुक गई। हमारी वैकेंसियां पड़ रही है, उससे बच्चों के ऊपर बड़ा असर हो रहा है। जब टीचर नहीं होगा तो आप कैसे वहां पे बच्चों को डिलीवर करते? तभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जब प्राइवेट में जाएंगे 2 टीचर हो गए तो बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, 1 जाएगा 2 जाएगा तो सभी बच्चे चले जाएंगे। तो स्कूल सरकार बोलती है कि यहाँ पे बच्चा ही नहीं है, 0 इनरोलमेंट, स्कूल कोई बंद कर दो। अरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना उसको कहाँ ले जाना हमने? वो खत्म करना है, उसमें करोड़ों रुपया लगा है, वो पब्लिक मनी लगी है। तो उसका रास्ता ये नहीं है कि स्कूल आप बंद करो, उससे अच्छा ये है, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं कि पहले टीचर्स को वहां पे दो, व्यवस्था का सुधार करो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी जो गुजरात मॉडल को सरकार लाने जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रोबेशन पीरियड पे हम जो है 5 साल के लिए रखेंगे एम्प्लॉयज़ को। मुझे लगता है कि हिमाचल में ये नहीं चलेगा। इस तरह के मॉडल हिमाचल में जो है वो जो है एक वेलफेयर स्टेट में कर्मचारी हितैषी नहीं है। हिमाचल में सभी दारोमदार लोगों का एम्प्लॉयमेंट पे है, सबकी आस है सरकार के ऊपर और सरकार ने भी ये कहा था कि हम बहुत एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये जो गुजरात मॉडल है जिसमें प्रोबेशन पीरियड 5 साल के लिए फिक्स करने की आप बात सोच रहे हैं तो उसका हम विरोध करते हैं। उसके ऊपर सरकार अपनी बात करे। और एक बड़ी मांग जो हमने बार बार कही है डीए को लेके, मैंने कहा जहां कर्मचारियों की अपनी बात करनी होगी तो वहां कर्मचारी की हम बात करेंगे। अगर हमारे टीचर गलत है तो हम टीचरों को गलत बोलेंगे, फिर उनके साथ हम खड़े नहीं है। देखिए पढ़ाना हमारा काम है, उसके लिए हम बने। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी अटेंडेंस कौन लगाएगा। अटेंडेंस कहीं भी लगी, अब तो ऑनलाइन लग रही है, 3 जगह लग रही है, 4 जगह लग रही है, सरकार लगाए, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? किसके आगे लग रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल के आगे लग रही है, किसी और के आगे लग रही है, उससे किसी टीचर को कोई उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं। आप किस क्लास को पढ़ा रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन जो हमें मिलना है ना वो मिलना चाहिए। हमारे डीए की 4 किस्तें पेंडिंग हो चुकी है। हमने विधानसभा के टाइम भी इस बात का विरोध किया था। मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री 3% कोई रेशो ही नहीं है। पहले 4 की 2 किस्तें बनती है, उसके बाद 3 पे आना पड़ेगा आपको। तो अब उन्होंने कहा कि हम 15 मई से देंगे। 15 मई तो कोई डेट थी नहीं, वो भी हमने विरोध किया, लेकिन उसकी अधिसूचना बजट के बाद आज तक नहीं निकली है। माननीय मुख्यमंत्री से हम इस बात को लेके अनुरोध भी कर रहे हैं, नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि आपको यथाशीघ्र जो है तुरंत ये नोटिफिकेशन जारी करके जो है कम से कम, अगर मई में नोटिफिकेशन तो जून में तो मिलेगा ना, मई पेड़ जून तब मिलेगा अगर इस महीने नोटिफिकेशन होगी। और ये 4% की, हम तो 2 किस्तों की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमारा एरियर भी खड़ा है, पिछले 2 डीए का पे कमीशन का एरियर भी खड़ा है। कम से कम 2 किस्तें हमारी जो है वो 4 की 2 किस्तें जो है उसको नोटिफाई करे और ये इसी हफ्ते नोटिफाई हो जाए। इसको लेके हमने भी टाइम मांगा है, हम इसमें भी मुख्यमंत्री से बात करने वाले हैं। एक और बड़ी बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, एक कैबिनेट रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी बनी थी, मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में बनी थी। उसके ऊपर बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ, किसी ने कुछ इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहा और मुझे इसमें जरूर कहना है, इन्होंने 2 बड़ी बातें कही। इशू क्या था कि रिसोर्सेज को जनरेट करना, मोबिलाइज करना आपने, इसके ऊपर कमेटी बनी थी।
पर उस कमेटी ने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी, वो कहीं और ही बात करने लगी। वो बोलते हैं कि कर्मचारियों का ये भी काटो, वो भी काटो, सो भी करो। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आप रिटायरमेंट एज बढ़ा दो 59, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप जो कम्यूटेशन और पेंशन उसको खत्म कर दो। अगर आपने रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ानी है तो कम्यूटेशन किस बात की, फिर तो आपने रिटायर ही नहीं करने। देखिए कितना विरोधाभास उस कमेटी की रिपोर्ट में। देखिए बड़े सुनिए बड़े ध्यान से आप, जब आपने 1 साल तक रिटायर ही नहीं करना किसी को, तो कम्यूटेशन क्यों करनी है आपने? रिटायर तो कोई होने नहीं है, किसके लिए करें? तो मतलब कमेटी की जो सिफारिशें थी उसमें विरोधाभास है, वो क्लियरिटी नहीं थी। और उसमें 2 बातें मैं जोड़ना चाह रहा हूं। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, 2014 में नहीं 2016 में वीरभद्र सरकार के टाइम भी बहुत सारी इस तरह की कमेटियां बनती थी। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की लीव इनकैशमेंट 300 मिलती है अभी तक, वो 180 करने की बात हुई थी। आपने देखा हमने एक पैदल मार्च किया था बहुत बड़ा, हिमाचल गवर्नमेंट टीचर ने, उस वक्त वीरभद्र जी के टाइम हम की बात है, उन्होंने 180 की नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, फाइल मूव हो गई थी। हमने बोला जो मुख्यमंत्री जो कर्मचारियों के सेट नियम है, जो पेंशन रूल है हमारा बना हुआ 1972 का, उसके साथ छेड़छानी करना एक बहुत बड़ा गुना हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और वीरभद्र जी ने बात को सुना, वो सुनते थे उनकी, हालांकि बहुत बार तकरार हमारी हुई है, बहुत बार बड़े एजिटेशन मैंने वीरभद्र सरकार में किया, आपने देखा होगा, बड़े हमने प्रदर्शन किए, सदबुद्धियज्ञ तक किया, पर वो सुनते थे और बात को लेके वो अपने डिसीजन को रोल बैक करते थे। और उन्हें उसी टाइम बोला कोई नहीं होगी, कहते जो भी है। हालांकि उस वक्त बाल्दी जी का वो प्रयास था, बाल्दी जी कई तरह के वो पढ़ाते थे सरकार को कि कैसे पैसे बचाया जाए। और अब हर फाइनेंस का जो आदमी है वो ये कोशिश करता है कि कैसे कर्मचारियों को लपेटा जाए, कैसे उसमें कटौती की जाए। तो कर्मचारियों के सिर के ऊपर, उनके कंधे पे चल पे जो है कटौती करना, पैसे बचाना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, एक वेलफेयर स्टेट के लिए इससे फायदा होने वाला नहीं है। 2 बातें इसमें कहना चाह रहा हूँ। रिटायरमेंट एज का मामला हमारा भी था, हम भी चाहते हैं बढ़ाए, पर लेकिन अगर इसको बढ़ाने की तरफ जो है सरकार आगे बढ़ रही है, तो जो हमारा सीसीएस पेंशन रूल 172 है उसके अंदर आपको अमेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा ये सरकार 2 साल बढ़ा देगी, आने वाली सरकार कम कर देगी, उससे क्या होगा? जिनकी प्रमोशनें थी ना बेचारे तो मर जाएंगे, उनको तो बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो उनके बंदे तो 1 साल और आगे बढ़ गए, वो खुद रिटायर हो जाएंगे। तो ये परमानेंट हो, आप 59 करो, 60 करो, ये सरकार डिसाइड करे, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। और कम्यूटेशन को लेके कोई कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको स्वीकार नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा एजिटेशन हो जाएगा। अर्न लीव की जो मैंने बात की 300 मिलती है, 300 ही है, पर हम उसमें एक मांग करें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बात कही थी कि कर्मचारी बुढ़ापे के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता है, बीमार किस तरह की बीमारी लग सकती है, तो उसको कम से कम ऐड तो कर दी जाए, उसके लिए 300 प्लस कर दी जाए। जरूरत होगी तो लेगा, नहीं होगी तो उसको इनकैशमेंट 300 की मिलेगी। एक आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा है सभी विभागों का, हमने विरोध किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम एक बात कह रहे हैं कि नियमित भर्तियां हों। आउटसोर्स के ऊपर इस सरकार में भी सत्ता में आने से पहले एक बड़ी बात कही थी कि हम आउटसोर्स खत्म कर देंगे, नियमित भर्तियां देंगे, आउटसोर्स प्रथा का जो है खत्म होना चाहिए। अभी हमारे जो एजुकेशन के अंदर वोकेशनल आपने टीचर देखे होंगे, उन्होंने भी विरोध किया था, उनके लिए भी हर एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा चल रहा है। और उसके साथ साथ हमारे एसएमसी टीचर्स है, वो बेचारे हालांकि काफी हद तक उनका मामला सॉल्व हो रहा है, पर हम उसमें तेजी लाना चाहते हैं। और एक हमारे कंप्यूटर टीचर है बेचारे, बहुत लोग रिटायर हो गए, उनका सबसे ज्यादा नाइंसाफी हुई है। और अलग अलग विभागों में भी इस तरह की भर्तियां हुई है, उन सबको हम खत्म करना चाहते हैं। एक मुझ सबको नियमित सरकार करे और उसके बाद जो है कोई ऐसी व्यवस्था बने जिससे जो है सभी लोग नियमित हो जाए। इसके साथ साथ एक जलवाहक हमारे जो है अंशकालिक जलवाहक जो वाटर कैरियर हमारे है, वो 14 सालों से नियमित नहीं हुए स्कूलों के अंदर। उनके बार बार मुझे फोन आते हैं कि भाई 12 साल तो बनवास भी 14 साल का होता था, हम तो उसको भी पार कर गए। तो उनकी तरफ भी, वो भी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो उनको भी सरकार नियमित करे, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करे। तो इस तरह के कुछ मुद्दों को लेकर हम आपके बीच आए थे। मुझे लगा कि ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेके आपके माध्यम से सरकार तक ये ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। यद्यपि हम विभाग और सरकार से मिलते रहे बार बार, फिर भी जो मीडिया के माध्यम से बात जाती है वो एक उसका एक प्रारूप बड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि बात आगे तक जाए और सरकार इसका निराकरण करे। जहां सरकार अच्छा काम करी, हम सरकार को वहां पे उसकी पीठ भी थपथाते हैं, सरकार को हम उसकी बधाई भी देते हैं, सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। जहां मांगों को लेके है वहां हम सरकार से मांग भी करते हैं। ये कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर हमने आपसे बात करनी थी। चौहान सर, स्ट्रेंथ कम होने की बात की आपने, स्ट्रेंथ कम हो रही सरकारी स्कूलों में, इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण वही कारण है जिसको लेकर मेरी डिमांड चार्टर में सबसे पहला यही था कि जब तक हम एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे ना,
हम आइसोलेशन में काम करेंगे। जैसे हम अभी आप पीटीएफ के धरने की बात कर रहे हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारे ऊपर कोई और दूसरा नहीं बात करेगा, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र हमारा ही है। तो वहाँ एक कम्युनिटी का जो विश्वास है वो कम हो रहा है। ऐसे तो हमारी फर्टिलिटी रेट भी कम होगी ना, बहुत ज़्यादा 1.34 के आसपास आ गई है, मतलब बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। पर जो पैदा हो रहे हैं वो सीधे ही बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जब प्राइमरी क्लास में, प्री प्राइमरी में बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो गवर्नमेंट में आ ही नहीं सकता वापसी हो। तो जब बच्चा हमारा प्राइमरी में ही कम है इनरोलमेंट, तो वो इनरोलमेंट ऊपर तक हमारी कम होगी, छठी में भी होगी, मिडिल स्कूल में भी होगी, हाई स्कूल में भी होगी, सेकेंडरी तक पहुंचने में तो जीरो होगी। तो हमारे स्कूल आज इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं स्कूलों के अंदर, साइंस लैब बड़ी बड़ी, वो सारे बंद होने जा रहे हैं। ये एक बड़ा एक चिंता का विषय है। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि एज थोड़ा बढ़ाई जाए रिटायरमेंट की, या 59 या 60 की जाए। आपको लगता है इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, उन पे भी असर होगा? देखिए, अगर सरकार जितनी वैकेंसीज है जो आप आउटसोर्स पे देना चाह रहे हैं, जो आप नहीं भर रहे हैं, अगर सरकार उसको समय पे भरे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी वैकेंसी आज है जिसकी तरफ आज के बेरोजगार आगे बढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं उसको एक सुरक्षित भविष्य भी देख रहे हैं। पर लेकिन सरकार ना तो वो भर्तियां कर पा रही है कि नहीं, और ना सरकार जो है फिर स्टेप आगे ले पा रही है। ठीक है, हम इसके लिए बड़ा स्ट्रांगली नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका भी राइट है, हमारे बच्चे हैं वो जिन्होंने, और बड़े हाईली क्वालिफाइड बच्चे आज की डेट में हर फील्ड में। मैंने कहा कि प्राइवेट में जो टीचर लग रहा है या जो क्लर्क जो IT हमारा लग रहा है, वो सारे बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं। तो वो तो उनसे तो कोई भी आप काम ले सकते हैं। तो JVD टीचर हमारा एक +2 को पढ़ा सकता है, बड़े अच्छे से पढ़ा सकता है, वो 10th क्लास को बड़े अच्छे से पढ़ा सकता है। वो तो अलग उसका दुर्भाग्य है कि उसको वहां पे जॉब मिली, वो अपॉर्चुनिटी कम थी इसलिए नहीं मिल पा रही है। तो ये चीजें हैं, तो वो ठीक है, सरकार ने डिसाइड करना है कि सरकार ने क्या करना है, हम उसमें नहीं बोलेगा आप 59। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सीधी बात है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं? और ऊपर से एक और बात, सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि केंद्र सरकार की तर्ज पे 60 वर्ष करे? 59-60 का क्या यहाँ पर औचित्य बनता है? देखिए, आपकी फाइनेंशियल बर्डन डालने की बात मतलब ऐसा तो नहीं है कि 27 में रिटायरमेंट ज्यादा है तो वो। हाँ, मैंने आपको एक बात पहले क्लियर कर दी, आपका प्रश्न वही है। हमने कहा कि रिटायरमेंट एज बढ़ानी है तो 1972 के जो पेंशन रूल है CCS उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। बढ़ानी क्यों है? मतलब जो बेरोजगार है वो भी आपके बच्चे, बढ़ाने की मांग क्यों करते हैं? बेरोजगारी दर वैसे ही बहुत ज्यादा है। देखिए, बेरोजगारी दर है, लेकिन इसमें बहुत तरह से बात आ रही है कि बहुत स्टेटों में सेंट्रल गवर्नमेंट में 60 साल का पैटर्न है। नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे संगठन की भी यही राय आती है कि जहां यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया जाए, जो सेंटर दे रहा है, सेंटर के रूल है, सेंटर के सब कुछ लगता है, तो पेंशन रूल सेंटर का है, सर्विस रूल सेंटर का, तो 60 साल कर दी जाए। हम तो ये बोल रहे हैं सरकार को, पर उससे सरकार का अपना फायदा हो रहा है। सरकार तो अपने फायदे से देख रही है कि हमारे को फायदा हो रहा है, पैसे बच रहे हैं। मानते हैं कि 2027 में ज्यादा रिटायरमेंट हो रही है तो उसको आगे शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं तो फिर परमानेंट शिफ्ट हो जाएगी ना, परमानेंट शिफ्ट हो जाएगी, उसमें आने वाले बच्चों को भी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है, पर एक बार उसमें झटका जरूर लगेगा, पर सरकार वहां पे एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी साथ साथ रखे। परमानेंट ही झटका लगेगा, 2 साल में तो फिर वो भर्ती हो ही नहीं पाएगी। 2 साल में तो टोटली बंद हो जाएगा। सर, और दूसरा एक है कि आपका जो पीटीएफ का आंदोलन चल रहा है उसमें आपका स्टैंड बीच का है, ठीक है? ना ही आप शिक्षकों के साथ खड़े दिख रहे हैं, ना ही आप सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक है सर, जब सरकारी स्कूल के शिक्षक को ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं है, वो अपने बच्चे को जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो जो आम आदमी है, जो बेरोजगार आदमी है, जो दिन भर मेहनत करके कमाता है, वो क्यों अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाए? दोनों प्रश्न बड़े अजीब आपके ना। आपका पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे में मिल रहा है अपने आप ही। हुआ क्या है ना, हम आइसोलेशन में काम करना चाह रहे, चाहे मेरे टीचर ही क्यों नहीं है, चाहे किसी पर के, उनका अपना संगठन है, पर वो मेरे मेंबर भी है, प्राइवेट टीचर्स भी है। पर लेकिन जब हम ये बोलेंगे ना कि हमारे को कोई दूसरा जज नहीं कर पाएगा, हम किसी और की बात को नहीं सुनेंगे, तो फिर वो बात हो जाती है कि दूसरा क्यों विश्वास करेगा हमारे ऊपर। हमें इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। और मैं उनके साथ भी हूँ, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ इस बात को लेके। सस्पेंशन कोई रास्ता नहीं है, आपको डायलॉग करना चाहिए, सरकार को डराने वाली बात गलत है, पर लेकिन उनका भी स्टैंड गलत है, उनके 2 स्टैंड बड़े गलत है, मैं क्लियर कह रहा हूं। उसमें मुझे पता कि वो उस बात को लेकर बड़ा चर्चा करेंगे। उनका एक स्टैंड है कि हमारी हाजिरी प्रिंसिपल के पास नहीं लगेगी। अरे मैंने तो काम करना है, मैं टीचर हूं, मेरा काम बच्चों से, मेरी हाजिरी तो बच्चों से रिलेटेड है, मैं कितने बच्चों के लिए डिवोट हूं, मैं कितना टाइम पास कर रहा हूं, हाजिरी कहां लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी उनका यह है कि भाई हम अलग ही रहेंगे, दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप प्रमोट भी तो होते हैं। नहीं, इस मुद्दे पर समर्थन में नहीं हूं, पर लेकिन जो उनके साथ हुआ वो गलत है, उसका समर्थन में हूं मैं। जो उनके साथ हुआ है, सरकार बात करे, इस गतिरोध को तोड़े, और एक जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसको सुदृढ़ करे। वो सुदृढ़ तब होगा सर जो इनका प्रश्न है
कि अपने बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चे इसलिए हम बाहर पढ़ा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा सिस्टम हमारा नहीं बन पाया कि हम अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर पाए। जब हम इस बात को मान रहे हैं तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो तो अपने आप मानेंगे इस बात को। इसकी व्यवस्था यही है। नहीं, हम किसी के बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे। ये सबकी स्वतंत्रता है। ये हमारे आर्टिकल में, ये हमारे संविधान में है कि आपको ये आजादी दे रखी है कि आपको जो ठीक लगता है आप करें। तो फिर सर सरकार स्कूल बंद करके ठीक कर रही है ना। आपने बोला सरकारी स्कूल बंद, आपका प्रश्न था कि स्कूल बंद कर रही है, तो इट मींस गवर्नमेंट ओके अपने स्टैंड। नहीं तो आप चाहते हैं कि सारा प्राइवेटाइज हो जाए? नहीं, मैं नहीं चाहता। आप दो बातें कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हो। हम सरकारी तंत्र को खत्म करने के लिए ये बोल रहे हैं कि पीटीएफ भी ठीक नहीं कर रही है, इसलिए आपके साथ ये बात कर रहा हूं। हमें जब बेटर एजुकेशन देनी है तो कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरा सर ये है कि आपका स्टैंड जो है वर्तमान समय की सरकार में कुछ सॉफ्ट है और पिछले सरकार में आप बहुत ज्यादा हार्ड होते थे। अब थोड़े से आप जो है वो हल्के हल्के से डे बाय डे ऐसे हो रहे हैं, आप स्पंज जैसे सुपड़ता है ना ऐसे। ये आपका नजरिया हो सकता है। हमने बोला कि हम बड़ा स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं। जहां सरकार गलत है, आज ही मैं सरकार को गलत बोला है जहां सरकार गलत है। ऐसा नहीं है कि सरकार में मेरा बड़ा सॉफ्ट करना है, पिछली में हार्ड था। जहां सरकार गलत है, जहां हम सही है, जहां गलत है हम भी गलत हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ बातें हमने आपसे कहनी थी। धन्यवाद। थैंक यू सर।